नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यानी कि आज हरियाणा में पहुंचे और यहां पर उन्होंने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा नवनिर्मित आईसीयू का लोकार्पण और पीजी छात्रावास का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान शाह ने स्वास्थ्य, कृषि से लेकर ग्रामीण विकास तक के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। शाह ने कहा कि यहां इतने बड़े अस्पताल में जहां पर लगभग 5 लाख लोग जो है ओपीडी सेवाएं लेते हैं, हर साल 180 बच्चे यहां से मेडिकल की शिक्षा लेकर जाते हैं और रोगियों को अनेक प्रकार की आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था मिलती है। उन्होंने कहा कि आज यहां महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के साथ साथ नवनिर्मित आईसीयू का भी लोकार्पण और पीजी छात्रावास का शिलान्यास भी किया गया है। इन कार्यों से एक प्रकार से इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाने का काम हुआ है। तो वहीं अमित शाह यहां पर सीएम नायब सीएम सैनी की तारीफ करते न थके। उन्होंने इस कार्यक्रम में सीएम सैनी की जमकर तारीफ की और लगातार विकास के मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में विकास हुआ है और तीव्र गति से विकास को जिस तरीके से रफ्तार यहां पर मिली है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं अब बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार विकास के मुद्दे पर विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या हरियाणा प्रदेश में विकास को और भी ज्यादा तीव्र गति के साथ में रफ्तार मिली है? क्या विकास पहले की तुलना में ज्यादा रफ्तार से जो है धरातल तक पहुंच रहा है? इसको लेकर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के भीतर बीते 10 साल के अपने विकास कार्यों का दबदबा यहां पर जनता के समक्ष पेश कर रही है, उसका वाकई में धरातल पर क्या सरोकार नजर आता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज कई सौगातें जो है गृह मंत्री अमित शाह के हाथों जो है विकास की हरियाणा प्रदेश को मिलती हुई नजर आई हैं, क्या उनका साफ तौर पर जो कहना 10 साल में विकास जो हुआ है क्या वो ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ सबसे कुछ देर में जुड़ेगा। तो विकास के मुद्दे पर महासंग्राम की स्थिति जो बीते कई दिन से जो है देखने को मिल रही है प्रदेश के भीतर, लगातार इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से नायब सैनी के इस कार्यकाल में जो दावे और जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे का असर जो है साफ तौर पर अब धरातल पर क्या दिखना शुरू हो चुका है। विकास के मुद्दे पर जो बहस छिड़ी हुई है उसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे चर्चा के माध्यम से। यहाँ पर कई बुद्धिजीवी इस पैनलिस्ट का हिस्सा होंगे, इस पैनल का हिस्सा होंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे। इसमें प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी, कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी से भी उनके अपने नजरिए से जो है समझने की कोशिश। हरियाणा प्रदेश में चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जो चर्चा हुई थी, जो वादे किए गए थे, उनका असर सरकार बनने के बाद कितना किफायती तौर पर यहां पर और क्या जितने कम वक्त में यहां पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो लोकार्पण की स्थिति हो, चाहे वो जो है आईसीयू की बात हो, चाहे जिस तरीके से प्रतिमा का अनावरण किया गया उसकी बात हो, सब पहलुओं को यहां सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की जो सभा हुई, जनसभा हुई, उसमें साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो तारीफ के पुल बांधे, वो उन्होंने साफ तौर पर ये जताया कि जिस तरीके से जब से प्रदेश की कमान बागडोर नायब सिंह सैनी के हाथों में आई है, तब से लगातार विकास की गति से जो है हरियाणा एक नए आयाम
और एक नए कीर्तिमान रचता हुआ हरियाणा प्रदेश दिखाई दे रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से, विकास के क्षेत्र से, चाहे वो योजनाओं के क्षेत्र से धरातल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देता हूं आपका, और राजवीर रोहिला जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सिहाग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में वीरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सीधा रुख करते हैं जो है राजवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और सबसे पहले जो है मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, और ऐसे में कई सौगातें जो है प्रदेश के झोली में आज हमने देखी हैं, और वहां जब संबोधन कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो वो लगातार जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लगातार जो है तारीफें करते हुए दिखाई दिए। क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। नायब सैनी जी ने परफॉर्म करके दिखाया, ये कोई आज की बात नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री और जो संगठन का काम भी लगातार नजर रखते हैं हरियाणा पर, उन्होंने लगातार इन चीजों को देखा है। उन्होंने उल्लेख भी किया था कि हमारी मीटिंग हुई थी और 22 बिंदुओं पर हमने चर्चा की, और 2.5 महीने का समय था कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि नायब सैनी जी ने आराम से क्या जैसे हो जाएगा कर लेंगे, और वो चीजें उन्होंने परफॉर्म करके दिखाई है। चाहे वो पहले कलम से आप ये मान के चलो भी जो 25-26 हजार नौकरियां दी थी, 1.2 लाख नौकरियां 10 साल में हमने दी है। तो कहीं ना कहीं जो विकास की जो गाथा नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने हरियाणा के लिए लिखी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए नायब सैनी जी ने अपना काम किया है। और हमारी जो सरकार है, जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो पहले लगातार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली 9.5 साल, तो सिनेमा से लोकार्पण तक का जो रिकॉर्ड हमने बनाया है, वो रिकॉर्ड किसी सरकार का नहीं, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, क्योंकि हमने लगातार काम किया है। वो चाहे आप अगर विकास के बारे में बताने लगेगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि हर जगह विकास कार्य चले हुए हैं, लगातार चल रहे हैं, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती वैसे वैसे मूल सुविधाएं भी मतलब देने का काम सरकारों को करना होता है, और वही काम हरियाणा सरकार कर रही है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो। अगर आप पिछली सरकारों का 10 साल का डाटा और हमारी सरकार का डाटा उठाएंगे तो कहेंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड रहेगा वो इनसे बहुत बेहतर रहेगा। जो चाहे वो आज बजट में देखो, आपने 2,05,17 करोड़ का जो बजट है, वो पहले 10 साल 11 साल पहले क्या था और उससे 10-15 साल पहले क्या था। तो ये चीजें सारी दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने लगातार आम आदमी के जीवन को कैसे बेहतर बने, कैसे उसको राहत दी जाए, कैसे उसे सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, वो सारे काम करने का काम नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। और पूर्व में मनोहर लाल जी ने भी यही काम किया था, और उसी परिपाटी को आगे नायब सैनी जी बढ़ा रहे हैं। और अमित शाह जी कल बिहार से आज वो अग्रवा में थे, तो अमित शाह जी का एक शैली है कि वो लगातार काम करते रहते हैं, लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। परसों वो छत्तीसगढ़ में थे। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो सरकार है, हमारा जो संगठन है, मिलकर काम कर रहा है, हर चीज में नजर है, चूक में रह जाए। क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता का है कि कोई भी सत्ता में उसका है कि देना चाहिए सरकार हम जनता को कितनी राहत दे पाई, कितनी सुविधाएं दे पाई, कितने रोजगार सृजन कर पाई। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो छोटी चीजें नहीं है। और ये चीजें बहुत मतलब हो चुकी है कि हरियाणा सरकार जो नॉन स्टॉप हरियाणा के नाम से चल रही है, ये ट्रिपल की सरकार है। आने वाले समय में और भी आपको इसके नए आयाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, नए आयाम देखने को मिलेंगे और लगातार संगठनात्मक तरीके से जो है प्रदेश की सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। योगेश जी, आपका क्या टेक है इस मामले पर? क्योंकि लगातार विपक्ष घिरता आया हुआ है जो है विकास के मुद्दे पर। लगातार वो 10 साल के जो कार्यकाल के दौरान की जो बातें थी विकास के मुद्दे पर घिरता हुआ नजर आया, उसका हिसाब मांगते हुए भी हमने चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, और उसके बाद में भी जितने समय गुजरता गया लगातार जो है इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आ रहा है। आपके नजरिए से किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार सरकार दावे कर रही है, और मंच से जिस तरीके से आज आपने भी सुना होगा किस तरीके से जो है अमित शाह ने सीएम सैनी की तारीफ की, और कहीं ना कहीं गदगद भी दिखाई दिए यहाँ पर सीएम साहब। आप क्या कहना चाहेंगे योगेश जी?
धरातल पर विकास सबसे की पहले पकड़ तो कितनी आपके है? माध्यम से सभी आपके चैनल के दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों रोहिला जी को, शर्मा जी को नमस्कार, राम राम। और देखिए, जो आज का विषय है, आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अगरवा का दौरा था और वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास किया है उन्होंने। तो देखिए, अच्छी बात है और अच्छा होता अगर अगरवा इस क्षेत्र के लिए मेडिकल सुविधा, क्योंकि देखिए अगरवा मेडिकल जो एक ट्रस्ट है जिसमें जिंदल साहब और उनका पूरा जो है एक अग्रसेंट की ट्रस्ट जो एक मेडिकल में बहुत लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन वो सुविधाएं आज भी अगरवा मेडिकल में उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए। अगर उसका दर्जा बढ़ाते, उसे अगर एम्स का सेकंड यहाँ इस क्षेत्र में राजस्थान, पंजाब और हिसार के क्षेत्र को और लाभ मिलता, अगर वो सौगात दे के जाते तो बड़ी खुशी होती। और देखिए, इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी है, स्वाभाविक सी बात है। वही उन्होंने एक तो स्वीकार कर लिया कि 10 साल के जो मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब की परफॉर्मेंस तो ठीक थी ही नहीं, जब भी उनको बदला गया और चुनावों में इन्होंने उनको बदल के एक माहौल बनाने का प्रयास किया और उसको जनता अब समझ चुकी है। मैं समझता हूं कि आप देखिए, कोई भी इन्होंने जितने घोटाले हुए, कोई भी जांच आज तक 11 साल में इन्होंने पूरी नहीं करवाई। अब आज भी अमित शाह जी ने भी पर्ची खर्ची का बार बार जिक्र किया, क्योंकि जैसा फीडबैक सेंटर को देते हैं ये और वैसा ही हाईकमान भी कोई बात रखता है। मैं समझता हूँ पर्ची खर्ची तो अटैची के टेचियां पकड़ी गई है, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं करवाई? अच्छा होता वो जो उसमें जो नाम जो सामने थे वो क्यों, किनके नाम लिस्ट में नंबर बढ़ाने थे, वो जो कैसे पकड़े गए, किन के आयु में थे, वो इन्वेस्टिगेशन अगर सही पहुंचती तो मैं समझता हूँ इनके मंत्रियों के और इनके बहुत से बड़े जो नेताओं के नाम उजागर होते, लेकिन उस जांच को दबा दिया जाता है गौरव जी। और आप देखिए किस तरह से जो अभी जो विधानसभा की कमेटी ने जो पकड़ा इनका 1400 करोड़ रुपए का घोटाला, पैसे अलॉट कर दिए, लगा दिए, लेकिन कहीं उसका हिसाब ऑडिट में आया कि कहीं उन्होंने खर्च किए ही नहीं, उस चीज को भी दबा दिया। आज तक कितने घोटाले गिनवाए, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, कोई भी सरकार में घोटाले की जांच नहीं हुई। और आप देखिए, शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। इन्होंने शिक्षा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूनिवर्सिटीज में इन्होंने आरएसएस का भगवाकरण करना शुरू कर दिया है। पूरी तरह से आप देखिए यूनिवर्सिटीज में इतना इनके अंदर कैप्चर किया हुआ है। जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो पैसा आरएसएस के लोग ही, वाइस चांसलर भी डब्बे बना दिए इन्होंने, मुख्यमंत्री को तो बनाया था। आज भी एक सुपर सीएम की जो ताकत काम कर रही है। अच्छा होता अगर गृह मंत्री जी ये घोषणा करते कि भाई हम मुख्यमंत्री को निष्पक्ष रूप से काम करने की आजादी देते हैं, वो संवैधानिक पद पे है सैनिक साहब, उन्हें आप काम करने दीजिए। उनकी फाइलें पहले आरएसएस के लोग जो चंडीगढ़ में बैठे हैं, मुख्यमंत्री के साइन होने से पहले वो चेक होती है, ये चेक करते हैं कि जो इन्होंने जो कैश तौर पे जो आरएसएस के लोग दिखाए हुए हैं या जो खट्टर साहब के लोग जो नियुक्त किए हुए हैं, पहले उन साइनों पे मुख्यमंत्री को ये जब उन्हें यस परमिशन मिलती है तभी उन पे साइन होते हैं। आज ये हालत प्रदेश के है। और आज आप देखिए हरियाणा में आज अमित शाह जी आए, इस तरह से एक सत्ता पक्ष से भी विधायक, मैं तो कहूँ विपक्ष का भी विधायक को जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं होना चाहिए गौरव जी। सत्ता पक्ष के विधायक को मंच से उतार दिया जाता है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? क्या संदेश जाएगा जनता में? इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप और तानाशाही, मैं समझता हूँ ये सरकार एक अहंकार में डूब गई है। और ये अहंकार क्योंकि ने उम्मीद नहीं की, तीसरी बार सत्ता की सब समझते किस तरह मैनेजमेंट करके इन्होंने सत्ता हासिल कर ली, परंतु वो एक अहंकार इनका बोलता है कि हमारे विधायक को किस तरह से आज जो कर्मचार होना पड़ा और इन्होंने मन से नीचे उतार दिया। तो बड़ी इसकी मैं निंदा करता हूँ। बेशक से वो इन्हीं की पार्टी का सत्ता पक्ष का विधायक हो, जनप्रतिनिधि का अपमान देखिए नहीं होना चाहिए। इसी तरह चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 5-6 कांग्रेस के विधायकों का अपमान किया गया था, तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी गौरव जी? आप देख सकते हैं इनके मंचों पर विधायकों का अपमान किया जाता है अपनी पार्टी के, क्योंकि देखिए इनकी पार्टी में सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़ के सब लोग इन्होंने ये तो अपने आप में दम्मी समझते हैं सबको। डेमोक्रेसी में
सबको अधिकार दिए जाने चाहिए। जो जिसको जो अधिकार मिले वो विधायकी को, न्यायपालिका को, चाहे कार्यपालिका को, सबको जो कानून में जो अधिकार दिए हैं वो सही स्वतंत्र रूप से उन्हें काम करने देना चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उससे देश का जो असली जो विकास होना चाहिए उसकी चर्चा ही नहीं होती। आज आप देखिए हिसार में एयरपोर्ट के नाम पे क्लियर कह दिया कि जो पीडब्ल्यूडी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, आज की डीएमसी की रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर बात किया है कि आप देखिए 180 करोड़ से जो बाउंड्री वॉल और वो बनाई, इनका स्पष्ट हो गया कहाँ का इनका भ्रष्टाचार। आप देखिए हर जगह चरम सीमा पर है गौरव जी। आज मैं समझता हूँ विपक्ष की नहीं, आम जनता को भी जागरूक होकर आवाज उठानी होगी। और जो विपक्ष आवाज उठाता है ये कहते हैं कि विपक्ष आवाज ही ना उठाए, विपक्ष को हम खत्म कर दें, लेकिन इतना आसान नहीं है। विपक्ष भी उतना ही मजबूत है और जनता भी समझदार है। ठीक है, आपने मैनेजमेंट के आप माहिर हो, आपने 39% वोट हमें मिली, 39.70 वोट आपको मिली, कुछ पॉइंटों में वोट ज्यादा लेके आपने सरकार बेशक से बढ़ा ली हो, परंतु आपकी जवाबदेही जनता के प्रति आज भी उतनी ही बढ़ गई है और उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अब आप विधानसभा सेशन के दौरान आप लोगों ने देखा किसी भी पर्सन का जो विपक्ष सवाल पूछता रहा किसी का भी सही ढंग से जवाब नहीं दिया गौरव जी। आज देखिए कितने मुद्दे जिनके विधानसभा में दोनों विधायक, आज मैं समझता हूँ कि जनता ये सोचती है कि क्या हम इसीलिए विधायक चुनकर भेजते हैं। सत्ता पक्ष के मंत्री की भाषा देखिए, जनता देख चुकी है। तो ये जो है सिस्टम को बदलना होगा और मैं समझता हूँ ये इन्हें भी सोचना चाहिए। आज जो है हर समय झूठे जो आपने जो नारे के नाम पे पर्ची खर्ची समाप्त होगी, पर्ची खर्ची, अरे पर्ची खर्ची आप नौकरी देना ही नहीं चाहते। जो नौकरी देते हो हरियाणा से बाहर के युवाओं को आप ग्रुप ए और बी की नौकरी देते हो, क्या हरियाणा में लोग योग्य है ही नहीं? अगर इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ए और बी में हरियाणा से बाहर के युवा क्यों इतने ज्यादा। चलिए ठीक है, जांच होनी चाहिए, इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। ठीक है, राजवीर जी देंगे सिटिंग प्लान किस तरीके से देखने को मिला ऑडिटोरियम में जब सभा थी अमित शाह की, उसको लेकर जो है राजवीर जी इस पर जो सफाई दे देंगे, जवाब भी दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह आप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पहले हुआ था, किस तरीके से मनोहर लाल जी के कार्यकाल के दौरान देखने को मिला, वो समझ लेंगे राजवीर जी से। वीरेंद्र जी मैं समझना चाहूंगा कि आपसे विकास क्या और तेज रफ्तार से जो है कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई दे रहा है और लगातार जितनी भी सौगातें जो वादे किए गए थे उनमें क्या शुरुआत यहां पर दिखाई दे रही है? क्या अमली जामा जो है उसको पहनाया जा रहा है? देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, तमाम प्रवक्ता साथियों को और आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। गौरव जी, ये बड़ा अच्छा लगता है कि डिबेट का जो विषय है वो ये है कि हरियाणा प्रदेश में विकास वास्तविकता में कितना हुआ और नहीं हुआ। ठीक है, पक्ष के साथी हैं, उनका एक फर्ज बनता है, वो पार्टी का अपना एक दायित्व जो मिला है उसको निभाएंगे। लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता से और मेरे प्रवक्ता साथी से हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, प्रदेश साथी से मैं पूछना चाहता हूँ कि विकास की डेफिनेशन क्या है, विकास के मायने आप किसको मानते हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर 70-75% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना गया आप लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्ज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाया गया आपने। कांग्रेस की सरकार जब होती थी किसी समय में तो कर्ज की स्थिति क्या थी और हरियाणा में आज कर्ज की स्थिति क्या है? उसके बावजूद हरियाणा में अगर एक नगर निगम की वोटिंग होती है जहां पढ़े लिखे वोटर्स हैं, वहां 40% मात्र वोटिंग होना, ये क्या दर्शाता है? तो ये ऐसे पैमाने हैं गौरव जी, मैं बताता हूँ कि जिससे प्रदेश की जनता 80% आबादी जिसकी अगर बीपीएल में आती है और जिस प्रदेश की शहरी लोगों की वोटर की संख्या 40% लोग सिर्फ वोटिंग करना चाहते हैं और 60% वोट ही नहीं करना चाहते, और जिस प्रदेश के अंदर निरंतर कर्ज बढ़ता जाए, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश का सरकार की विफलता है और ये हम इसको विकास नहीं कह सकते, ये विनाश की ओर है। हरियाणा प्रदेश में स्कूलों की 80% जो आबादी है जिन्होंने बीपीएल में डालने का काम किया, आप उसके बीच में जाके एक सर्वे कर लीजिए, उससे पूछिए कि 80% लोगों को इन्होंने मुफ्त में अनाज देने के बजाय उनका और क्या उनके वेलफेयर के लिए काम किए? उन बच्चों को स्कूल चाहिए, क्या इन्होंने नए स्कूल दिए? सिर्फ इन्होंने PM3 और दूसरे नामकरण करने का काम किया।
पुराने स्कूलों को नाम बदल करके नए उसमें प्रोजेक्ट में इन्होंने अपना पैसा अड़कने का और खाने का काम किया। ये नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं और वो कॉर्पोरेट कल्चर पैदा करना चाहते हैं, जिस तरह गुजरात में इन्होंने किया। सिर्फ और सिर्फ कुछ जो इनके बिजनेसमैन साथी हैं उनको पैसा कैसे मिले और किन किन रस्तों से पैसा कमाया जाए। अब मैं दूसरा बताता हूँ कि इनका जो विकास का क्राइटेरिया है वो कहाँ से विकास है। गौरव जी आप देखिए, डीजल और पेट्रोल के माध्यम से इन्होंने पिछले 10 साल से 12-13 साल सेंटर में सरकार है, तो कितना पैसा हरियाणा और पूरे देश में लूट मचाई। वो पैसा कहाँ चला गया? करोड़ों में, कई हजार करोड़ रुपए डीजल और उससे मंथली इनकम होती है टैक्स के माध्यम से, वो पैसा कहाँ चला गया? इंटरनेशनल रेट क्या होते हैं क्रूड ऑयल के, और ये किसान को और आम जनता को किस भाव में बेचते हैं, वो पैसा इन्होंने लूट मचाई और पैसा कमाया बहुत। आज डीजल किस भाव में किसान को मिलता है? क्या इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं? इसको विकास कहते हैं? उसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर आज से 10 साल पहले अगर देखेंगे, बिजली के दाम क्या थे, आज क्या है? सिलेंडर के दाम क्या थे, आज क्या है? स्कूलों की फीस 10 साल पहले प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी होती थी, आज क्या है? सरकारी हॉस्पिटलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात कैसी है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज 10 साल पहले कितना सस्ता था और आज क्या है? इन्होंने कोई कैप लगाने का काम नहीं किया। इन्होंने बिजली, दूध के रेट आप देख लीजिए, दूध किस भाव में मिलता था, चावल दाल किस भाव में मिलती थी 10 साल पहले, और महंगाई का क्या हाल है। तो इनसे जो 80% आबादी है, उस आबादी के लिए ये लोग क्या कर पाए? दाल रोटी उसको नहीं दे पाए। चीनी के रेट देखिए, दूध के रेट देखिए, दही के रेट देखिए, सब पे इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया, कर्ज बढ़ाने का काम किया, 80% आबादी को बीपीएल में डालने का काम किया। रोडों के हालात हरियाणा प्रदेश में इंटीरियर में क्या है? टोल बढ़ाने का काम किया। दिन प्रतिदिन टोल पे कितना महंगा है। ये तो एक गुमराह करते हैं पब्लिक को, एजेंडे पेश करते हैं, अपने एजेंडे चलाते हैं, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटने का काम करते हैं। किसी भी फील्ड में मैं मेरे साथी से पूछना चाहता हूं कि 80% आबादी जिससे इफेक्ट होती है, उसके लिए आप बताइए कि कौन सी स्कीम कारगर हुई जिसमें लोगों को आपने 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था। आप कहते हैं कि हमने 50,000 दे दिए, 1.5 लाख दे दिए। अरे आपने 20 लाख रोजगार पैदा करने थे, आप 1.5 लाख की बात करते हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज बता दीजिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के क्या रेट है? कांग्रेस में भ्रष्टाचार के क्या रेट थे और आज भ्रष्टाचार के किसी भी ऑफिस में जाकर के देख लिए। हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहां के भ्रष्टाचार के रेट 10 गुना बढ़ चुके हैं गौरव जी। जहां 100 रुपए में कोई काम हो जाता था, आज वहां 1,000 रुपए लगते हैं। जहां 1,000 रुपए में काम होता था, 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। सब जगह भ्रष्टाचार के अड्डे इन लोगों ने खोले हुए हैं। तो कहीं भी कोई भी विकास का काम 80% आबादी के लिए ये लोग नहीं कर पाए। अपराध के मामले में हरियाणा प्रदेश का नंबर 1, महिलाओं के अपराध में हरियाणा प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में। तो ये साथी मेरे को बता दें रोहिला जी की कौन से 80% आबादी के लिए आपने कौन से काम किए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि 80% आबादी के लिए ये कोई भी काम कर पाए। ये चुनिंदा बिजनेसमैनों की सरकार है, कॉर्पोरेट कल्चर को ये बनाना चाहती है, वो तो लगातार हवाला दे रहे हैं ना, हवाला कह रहे हैं कि हवाला देते हुए बता रहे हैं कि बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिल रहा है। अरे कैसे कह सकते हैं गौरव जी? ये इनके कार्यालय में सूटकेस पकड़े जाते हैं। शराब घोटाला इनके उप मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा किया। मंत्रालय ऐसा था जिसमें इन्होंने सहकारिता घोटाला किया, इन्होंने चावल घोटाला किया, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने इनके सूटकेस पकड़े गए। ये कहाँ से ही कहते हैं? अभी इनका निगमों में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। दवाई जहाँ इन्होंने दी नहीं, दवाइयों के फर्जी बिल स्वास्थ्य विभाग में मिले। कौन सा इन्होंने विभाग छोड़ा जिसमें घोटाले नहीं? जवाब ले लेता हूँ। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो दोनों साथी प्रवक्ता है, इनकी जो हार की जो बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है। एक सियार साहब ने बोला कि भाई मतलब आप आरएसएस के बारे में कुछ बोलने लगे। मुझे लगता है हम पार्टी के प्रवक्ता को मुझे लगता है संगठन के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन जिक्र करते तो मैं बता देता हूँ। आरएसएस एक वैचारिक संगठन है जहाँ से हमारे नेता कार्यकर्ता सभी अपने विचार दर्शन देते हैं और कोई भी नियुक्ति किसी भी मामले में आरएसएस का कोई दखल नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा एक बात कहता है हमसे जो सलाह मांगी जाएगी हम देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी से ये खत्म कर देना चाहिए। बाकी आप नाम 5 सेकंड आप जो है कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है सर, माफी के साथ में मुझे योगेश जी के पास जाना पड़ रहा है और समय थोड़ा सा अनुमति नहीं दे रहा है। योगेश जी 5 सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं वही बात बोल रहा था, पर्ची खर्ची की बात का पूरे प्रदेश की जनता देख चुकी है, किस तरह टैक्सी के टैक्सी पकड़ी गई और वो जांच इन्होंने पूरी की नहीं।
और अभी भी मैं बता रहा हूँ, इनकी पर्ची खर्ची की पोल खुलने वाली है। एजी ऑफिस में अभी लॉ ऑफिसर नियुक्त किए जा रहे हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के इनके लोगों के रिश्तेदार और इनके मिलने वाले, उनकी लिस्ट में अभी जारी होने वाली है। लेकिन मैं उससे पहले उसकी घोषणा करता हूँ, सभी पर्ची खर्ची से आएंगे वो। उसका ये आपके चैनल पे ही वो सूची में एक एक की राजवीर जी ये तो कह रहे हैं पर्ची खर्ची से आएंगे, होगी वो बता देंगे रोहिला जी। ठीक है राजवीर, हरियाणा सरकार ने लगातार काम किया है करप्शन के, लगातार करप्शन को खत्म करने का काम किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची। हम ऐसे नहीं देखने वाली बात होगी कि आपकी घोषणा कितनी जो है कारगर यहाँ पर दिखाई देती है, साबित होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर रोहिला जी जुड़ने के लिए, योगेश सिहाग जी और वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण के साथ में शिलान्यास जिस तरीके से किए हैं और अनावरण भी प्रतिमा का देखने को मिला और लगातार जो है कहीं न कहीं पीठ थपथपाई नजर आई है यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी की, क्या धरातल पर भी उसके जितने असर जो है कितनी जल्दी देखने को मिल सकते हैं, क्या विकास लगातार तीव्र गति से देखने को मिलेगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।